Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Group 7 of the periodic table. Group 7 of periodic table is known as a halogen. Halo means salt and gens mean formation. When these elements react with metals, so they form different type of salts. हम इनको salt forming elements भी कहते हैं. ठीक है. They consist of fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे तो वो मोस्टली बल्कि हम सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. एस्टाटीन की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस नहीं करते. इसलिए नहीं करते क्योंकि इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इट्स लाइफ टाइम या हाफ लाइफ इज़ समथिंग 8.3 आवर्स. तो जब इसकी हाफ लाइफ इतनी कम है तो हमारे पास इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी नहीं आती, लेकिन ये इंक्लूड करते हैं हेलोजन के ग्रुप में क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट लाइक हेलोजन की है. ठीक है. सो हेलोजन एग्जिस्ट इन अ कोवेलेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. आइसोलेटेड फॉर्म में जब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो ये हमारे पास डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ताकि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल रहे. मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये अपनी ही एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो जाता है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं. फिर हम इनकी एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं. इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होगी? NS2NP5 है. आउटर कन्फिग्रेशन NP5 होगी. ठीक है. हमारे पास क्या है कि जब हम इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इनके आउटर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं p ऑर्बिटल में. या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा p ऑर्बिटल में. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अ p ब्लॉक एलिमेंट. फिर हम बात करते हैं इनके यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है. इनकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 और 7 होगी. ठीक है. फिर कंप्लीट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2s2 एंड 2p5 होगी. इस 7 को हमने फिर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखा है. फ्लोरीन हमारे पास पीरियड 2 में है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 शेल्स होंगे. एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर कन्फिग्रेशन में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. फिर क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है. 3 शेल में कंसिस्ट करेंगे क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन बिलोंग करता है पीरियड 3 से. तो हमारे पास क्या होंगे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी? 3s2 एंड 3p5. फिर ब्रोमीन पीरियड 4 से है तो इसकी आउटर कन्फिग्रेशन हमारे पास 4s2 एंड 4p5 होगी. और आयोडीन हमारे पास फिफ्थ ग्रुप से है. इसमें हमारे पास फिफ्थ पीरियड से है तो इसमें हमारे पास 5 शेल होंगे और आउटर कन्फिग्रेशन में क्या होंगी? 5s2 एंड 5p5 होगी. अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो फ्लोरीन हमारे पास येलोविश कलर का गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका मास भी कम होता है, इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस भी कम होते हैं. दैट्स वाई ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. क्लोरीन हमारे पास ग्रीनिश येलो कलर के गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फिर ब्रोमीन की बात करते हैं. ब्रोमीन इज़ रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड क्योंकि जितना साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है उनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होते जाते हैं. एज अ रिज़ल्ट हमारे पास फिज़िकल स्टेट में चेंजेस आती है. ब्रोमीन हमारे पास क्या है? रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है. फिर आयोडीन की बात करते हैं. आयोडीन इज़ अ डीप वायलेट और अ शाइनी ग्रेइश ब्लैक सॉलिड्स.
आयोडीन हमारे पास वॉयलेट कलर के या शाइनी ग्रेश कलर के सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, इसके बाद फिर एस्टाटीन का साइज़ आता है, लेकिन हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले तो आपके पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी, क्लोरीन के आपके पास ये होगी, ब्रोमीन के आपके पास ये होगी और आयोडीन की आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हमारे पास हीलियम की है। तो हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि हीलियम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखोगे, 2s2 एंड 2p5। सिमिलरली अगर क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन में यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हमारे पास नियॉन की है, ठीक है। सो नियॉन हमारे पास हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे और उसके बाद आउटर कन्फिग्रेशन लिखेंगे। फिर हमारे पास आते हैं ब्रोमीन। सो ब्रोमीन में हम क्या करेंगे कि ये जो 3d ऑर्बिटल है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट है, तो हमें पता है कि ये 3d में ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है हम लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर किसकी होगी, ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और आउटर साइड पे हम क्या लिखेंगे, 4s2 एंड 4p5। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या आता है कि 4s2 एंड 4p6 एंड 4d10 को इनर साइड पे लिख ले तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्रिप्टॉन की है, ठीक है। और फिर आयोडीन के आउटर कन्फिग्रेशन क्या होगी, 5s2 एंड 5p5। तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आसानी से आप लिख सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस याद होगी। Now we are going to discuss some other trends. So the trends in atomic radius. As we know from top to bottom when we are going, number of shells are added to the atom, yeah, number of shells are added to the element, so their size is increases. So in group 7 we have fluorine, chlorine, bromine and iodine, and similarly number of shells are increases from chlorine to iodine. So chlorine का size सबसे छोटा होगा, फिर fluorine का सबसे छोटा होगा, then chlorine, then bromine and then iodine. Because of what? Because of addition of shells. So atomic radius को हम पिकोमीटर में represent करते हैं। हमके पास 71 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, 114 पिकोमीटर एंड 133 पिकोमीटर है। सो वी कैन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। Then we are going to discuss electronegativity. Electronegativity, we have already discussed its definition in the periodicity of properties of period 3। तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान में, तो किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं, सो इट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट which attracts the shared pair of electron in a covalent atom, in a covalent bond. It is known as a electronegativity. So from top to bottom electronegativity is decreases. This is because of what? Because size is increases. जितना size increase होगा so electronegativity will be decreases. सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में फिर हमारे पास फ्लोरीन आता है और दैट्स वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ हाईएस्ट एंड दैट इज़ 4, ठीक है। सो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो स्टैंडर्ड स्केल है उसमें फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट की हमारे पास आती है। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases
as the size of an element increases. Then we are going to discuss the electron affinity. So what is affinity? Affinity means loving something. किसी चीज़ की तरफ आप जो है मायल हो जाते हो, ठीक है, लव शो करते हो. सो अगर ये लव हम रिलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, सो इट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो ये हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to the outer shell of an atom. जब भी हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उस एटम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं. डिस्टर्बेंस की वजह से ये सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा. आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, आप बाहर से भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा कि वो एलिमेंट्स जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और वो क्या करेगा, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा. इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. या फिर हमारे पास क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is accepted by an atom in a gaseous state to form an anion. मतलब कोई भी एलिमेंट कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है गैशियस स्टेट में और एनाइन बनाते हैं, सो इट इज़ नोन एज अ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. लेट्स सपोज क्लोरीन है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो हमारे पास क्लोराइड बन जाएंगे. तो क्लोराइड बनाने के लिए ये सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, दैट इज़ 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी. सो हमारे पास ये क्या बन जाते हैं? इसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड. अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती सो हम इसको रिप्रेजेंट करते पॉजिटिव साइन से, लेकिन ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस एटम से निकल रही है, ठीक है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन. ट्रेंड्स की बात करते हैं इन अ ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड द बिग साइज. जितना हम क्या करते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. जब साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं. लेकिन साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस हमारे पास बहुत दूर हो जाता है आउटर इलेक्ट्रॉन से. एज अ रिज़ल्ट अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन एंटर भी करेंगे, लव टूवर्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है. सो एक तो ये रीज़न हो गए कि साइज़. दूसरा क्या है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट भी आ जाती है. शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से भी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है कि उसके सामने स्क्रीन्स आ जाते हैं और स्क्रीन की वजह से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इतनी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं होगा टूवर्ड द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई द electron affinity of an element is decreases down the group. Trends in a period की बात करते हैं. So from left to right when we are going, electron affinity increases. This is because of what? Small size and nuclear charge. साइज जब छोटा होता जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. एज अ रिज़ल्ट वो न्यूक्लियस क्या करेगा? आउटर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा. जब होल्ड करेगा तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, मतलब इंटरनली स्टेबलाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है. सो हमारे पास फिर हेलोजन की बात करते हैं. सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है देन क्लोरीन एंड बाकी रेगुलर ट्रेंड हमारे पास आते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? देखिए, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है among all other halogens, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है. जब इसका साइज़ छोटा है और हम चाहते हैं कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए इसके अंदर, तो ये क्या करेगा कि इंटरनली ये उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा
इसलिए कोशिश करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं, उनके दरमियान में ख़ास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में आ जाए, ठीक है। जब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आएंगे तो वो कुछ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करेंगे और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर क्लोरीन की बात करते हैं। सो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और वो हमारे पास बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको अपने साथ एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रोमीन है। सो ब्रोमीन में साइज़ बड़ा हो जाता है तो डिक्रीज़ हो रहा है, एंड आयोडीन में अगेन साइज़ एंड शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सिंपल, अगर हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखें, सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी हमें आसानी से पता चल जाता है कि डाउन द ग्रुप इनकी फ़िज़िकल स्टेट बिल्कुल चेंज हो रही है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन हमारे पास गैसियस स्टेट में थे, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, एंड आयोडीन इज़ अ सॉलिड स्टेट। सो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, इनकी फ़िज़िकल स्टेट में बिल्कुल सेम अपेरेंट चेंज आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी? एंथैल्पी इज़ व्हाट? एंथैल्पी इज़ अ हीट कंटेंट। किसी भी चीज़ के अंदर जो हीट जमा हो जाती है, जो एनर्जी जमा हो जाती है, इट इज़ नोन एज अ एंथैल्पी या हीट कंटेंट। सो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में आपके पास कुछ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो अगर हम उसको डिस्कस करते हैं सो इट इज़ नोन एज अ बॉन्ड एंथैल्पीज, ठीक है। सो what is the actual definition? The amount of heat required to break 1 mole of a covalent compound या 1 mole of a covalent molecule to form an individual atom. It is known as a bond enthalpy. फ्लोरीन एंड क्लोरीन इसने बॉन्ड बनाया है, हम इसको सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो हमने इसको एनर्जी दी है, सो बॉन्ड एंथैल्पीज को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे क्योंकि हम उस एटम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास आ रहे हैं हेलोजेंस, दे एग्जिस्ट इन अ डाई एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ की वजह से हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करते हैं। फ्लोरीन की बात करते हैं। सो फ्लोरीन में का बॉन्ड लेंथ 0.142 है नैनोमीटर, ठीक है। फिर क्लोरीन का 0.199 नैनोमीटर है, देन ब्रोमीन का 0.228 नैनोमीटर है, एंड देन आयोडीन का 0.267 नैनोमीटर है, ठीक है। सो ये आपके पास बॉन्ड लेंथ आ रही है। डाउन द ग्रुप आपके पास क्या हो रही है? बॉन्ड एंथैल्पी जो है एक्सेप्शन सिर्फ फ्लोरीन में है, बाकी डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ दिस हेलोजन। मतलब आयोडीन का साइज जो है वो आपके पास इतना बड़ा है, ठीक है। और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं यहाँ पे। ये एक न्यूक्लियस हो गए, ये दूसरा न्यूक्लियस हो गए। तो न्यूक्लियस पे भी होल्ड जो है, मतलब न्यूक्लियस भी इनका बहुत दूर है, तो हम इसको थोड़ी से अमाउंट में एनर्जी देंगे कि ये आयोडीन ब्रेक हो जाए। फिर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का साइज़ उससे छोटा होगा, तो उस पर न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है। जब न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा होगा तो एज अ रिज़ल्ट हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। और फिर क्लोरीन है तो क्लोरीन में दोनों एटम में क्या होंगे कि इसका साइज़ और भी छोटा हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएंगे, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये देखें इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिपेंड कर रहा है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज सो लेस बॉन्ड एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड या लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। अब एक्सेप्शंस हमारे पास किस चीज़ की आ रही है, एक्सेप्शन हमारे पास फ्लोरीन एंड क्लोरीन में आ रही है। चाहिए तो ये था कि हमारे पास फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं कि जब एटम बहुत छोटे हो जाते हैं तो इंटरनली वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बॉन्ड लेंथ तो कम है लेकिन जब ये रिपेल करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये इंटरनली अनस्टेबल होगा। जब इंटरनली अनस्टेबल होगा तो इसके लिए हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ओके, फिर बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन एसिड। Acid is a species which can easily donate a proton according to Arrhenius and Bronsted concept। ठीक है, आपके पास ब्रॉन्स्टेड एंड अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में क्या बात करते हैं कि एसिड वो स्पीशी है जो आसानी से प्रोटॉन रिलीज करता है। तो हम HX को हैलोजन एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं, या हम इसको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। चूंकि ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है दैट्स वाई दीज आर मिनरल एसिड्स। बॉन्ड एंथैल्पीज की बात करते हैं। सो बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन एसिड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द हैलाइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डाउन द ग्रुप इनकी ग्रेजुअल डिक्रीज आ रही है। क्यों? क्योंकि देखें फ्लोरीन क्या करेगा, वो बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेगा इस प्रोटॉन को, तो हम इस प्रोटॉन को इससे आसानी से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन HCl की बात कर ले। सो HCl की फिर बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है, फिर HBr की उससे भी कम हो जाती है और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की उससे भी कम हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट कि फ्लोरीन का साइज़ इतना है और सेम हाइड्रोजन का साइज़ हमारे पास इतना है। सेकंड में क्या है कि क्लोरीन हाइड्रोजन का साइज़ इतना, क्लोरीन का साइज़ इतना हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन का साइज़ इतना और आयोडीन का साइज़ ब्रोमीन का साइज़ हमारे पास इतना हो जाता है। और लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है। अब देखें कि जब ये इतना छोटे साइज़ का है, यहाँ पे इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 9 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस प्रोटॉन को छोड़ दे, ठीक है। सो इनके दरमियान में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एज अ रिज़ल्ट इनकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। फिर क्लोरीन की बात करते हैं। सो क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 शेल्स आ जाते हैं, फार अवे हो जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाती है। एज अ रिज़ल्ट हम प्रोटॉन को इससे आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास जो है क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या करते हैं कि वो हमारे पास इजीली जो है प्रोटॉन रिलीज़ कर लेता है और हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे आसानी से प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। सो इसलिए हमें इसको बहुत थोड़े अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। सो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास सबसे कम है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पीज़। तो जो एलिमेंट या जो कंपाउंड आपके पास सबसे आसानी से प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है, सो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन इज़ द वीकेस्ट एसिड, देन HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ द वीकेस्ट, देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे आती है कि जो आपके पास HF है
इसकी बॉन्ड इंताल्पी इसलिए भी हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द हाइड्रोजन फ्लोराइड। बाकी में हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसके साथ, जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो हाइड्रोजन के साथ। तो HF में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, दैट्स वाई देयर बॉन्ड एंथैल्पीज आर वेरी हाई। नाउ the last two topics are strength of halogen as an oxidizing agent and a reducing agent. So we know that oxidizing agent is any species that can easily remove electron from other substance. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा स्पीशी होगा जो आसानी से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, ठीक है, एंड itself it's oxidize the other and itself it will be reduced. Reducing agent क्या होंगे कि any substance that donate electrons to the other, so it is known as a reducing agent and itself it will be oxidized. तो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आपके हेल्प कर सकती है। फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये इजीली दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट फ्लोरीन इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, तो आप जब सोडियम एंड क्लोरीन को रिएक्ट करते हो तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। एंड क्लोराइड ने क्या किया कि इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिए। सो ये क्या हुआ, ये एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इटसेल्फ ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है और दूसरी साइड पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई। सो हमारे पास क्या हुआ कि ये एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इटसेल्फ इट इज़ रिड्यूस्ड। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि क्लोरीन को जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं या ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो क्लोरीन इजीली टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ब्रोमाइड आयन और ब्रोमाइड को क्या कर लेते हैं, ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इटसेल्फ ये रिड्यूस हो गए। सिमिलरली पोटाशियम आयोडाइड के साथ भी इसका रिएक्शन सेम होता है। तो जब हम चेक करना चाहते हैं कि किसी कंपाउंड में या किसी सोल्यूशन में आपके पास क्या मौजूद है, ब्रोमाइड मौजूद है, ठीक है, तो उसमें हम क्लोरीन का सोल्यूशन डालते हैं। जब क्लोरीन डालेंगे तो आपके पास ऑरेंज कलर का लिक्विड आ जाएगा जो इंडिकेट करता है, रेडिश ऑरेंज टाइप का लिक्विड होगा जो इंडिकेट करता है कि इस सोल्यूशन में ब्रोमीन बन गए हैं। सिमिलरली आपके पास आयोडीन का सोल्यूशन हो, ठीक है, तो क्लोरीन जब उसमें डालते हैं तो रेड या डार्क ग्रे कलर के प्रिसिपिटेट्स आयोडीन की दे देते हैं। सो वी आर यूजिंग हेलोजेंस एज अ oxidizing agent and these are using to detect the bromide and iodide in a given solution. और लास्ट वन हमारे पास क्या है कि हेलाइड्स आयन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हमने कहा कि जो एलिमेंट या जो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, सो दैट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होता है, सो इट कैन ईजीली डोनेट इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या इट्स नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ब्रोमाइड भी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकते हैं, देन क्लोराइड एंड आखिर में फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड क्या करेगा, वो कभी भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। सो व्हेन आयोडाइड रिएक्ट विद फ्लोरीन, सो इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द फ्लोरीन, सही है, और ये जो है एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इटसेल्फ इट्स ऑक्सीडाइज। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहे हैं कि लेट्स सपोज
हम लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होंगे कि ब्रोमाइड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली इस सल्फ़र को दे देंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे एंड ब्रोमीन रिलीज़ करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी और यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +4 है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं कि +6 से ये +4 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब है कि ये रिड्यूस हो गया है। बाय व्हाट? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड ने 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे दिए, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई और इट्सेल्फ जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और इसने सल्फर को रिड्यूस कर लिया। सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को, रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो 8 हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो क्या कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र को देते हैं, जिसकी वजह से डाई हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाते हैं हमारे पास। अब देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, +6 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको मिल जाते हैं तो ये हमारे पास -2 स्टेट में आ जाते हैं और 4 आयोडीन हमारे पास बन जाएंगे एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, सो आयोडीन itself oxidized while the sulfur is reduced to dihydrogen sulfide। ठीक है, सो आयोडाइड आयन जितना बड़ा होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और हेलोजन जितने छोटा होगा तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर लास्ट पॉइंट है हमारे पास की एसिडिटी। तो बॉन्ड एंथैल्पी में भी हमने एसिडिटी को डिस्कस किया था कि जितनी आसानी से कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड जो है प्रोटॉन देगा, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। So acid is any species which donates a proton, या फिर base is any species which accept a proton according to Bronsted and Lowry concept। ठीक है, so when the size of the anion is bigger, so it is very easy to lose the proton, so that will be a stronger acid। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा है तो ये आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का साइज जो है वो छोटा है, तो फिर ये थोड़े कम आसानी से रिलीज करेगा। और सबसे वीकेस्ट एसिड हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। एक तो इसका एनाइन का साइज, सेकेंड वन हेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। So this is all about our topic about the halogen। हमने इस हेलोजन की सारी प्रॉपर्टीज़ एंड हेलोजन के ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल यहाँ पे डिस्कस किए। सो थैंक यू सो मच।